हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का ये सेकंड वीडियो है और फर्स्ट वीडियो में हमने जब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस स्टार्ट किया था तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात की थी, जिसमें सबसे पहला था कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होता है। कॉम्प्लेक्स फंक्शन के बाद हमने डिस्कस किया कि उसकी लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, क्या कंडीशंस हैं। फिर हमने बात की कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन की कंटिन्यूटी क्या होती है, यानी हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। अब हम आगे चलते हैं और इस वीडियो से हम शुरू कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन के डिफरेंशिएशन के बारे में। तो उसमें के लिए जो इंपॉर्टेंट तीन बेसिक चीजें हैं उनको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन, देन सीआर इक्वेशंस और तीसरा एनालिटिक फंक्शंस। ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं इन डिफरेंशिएशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शंस। करेक्ट। चलिए शुरू करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी से। तो कोई फंक्शन एफ जेड, मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, तो ये किसी पॉइंट z0 पर, हम कोई पॉइंट z0 कहिए या z0 कहिए, z0 पर ये फंक्शन कब डिफरेंशिएबल होगा इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो जरूरत है, जो रिक्वायरमेंट है, वो ये है कि दिस fz शुड बी डिफाइंड, यानी fz शुड बी डिफाइंड इन नेबरहुड ऑफ z0, that is z minus z0 less than epsilon। ठीक, ये हमने लास्ट वीडियो में नेबरहुड डिफाइन किया था, ये उसी से लिखा गया। अगर आपको इसको समझने में प्रॉब्लम होती है तो आप पिछली वीडियो को रेफर कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। राइट। तो सबसे पहली चीज कि fz जो है वो z0 के नेबरहुड में डिफाइन होना चाहिए। तब उसके आगे चलते हैं, तब ये फंक्शन z0 पर डिफरेंशिएबल कब होगा? ये डिफरेंशिएबल तब होगा अगर ये लिमिट जो मैं लिखने जा रहा हूं, लिमिट z टेंड्स टू z0 fz माइनस fz0 डिवाइडेड बाय z माइनस z0 एग्जिस्ट फाइनाइटली। क्या कह रहे हैं? एग्जिस्ट करनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए? फाइनाइट। ठीक। तो अगर ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि जो फंक्शन fz है वो z0 पर डिफरेंशिएबल है। राइट। और अगर ये डिफरेंशिएबल है तो इस लिमिट की वैल्यू ही क्या होती है? इस फंक्शन का z0 पर डेरिवेटिव होता है। आपको ये चीज याद आ रही होगी कि जब आपने 11th क्लास में रियल फंक्शंस का डिफरेंशियल पहली बार पढ़ा था, तो आपने जो फॉर्मूला डेराइव किए कि sin x का डिफरेंशियल cos x होता है, e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x होता है, ये सारे फॉर्मूले आपने फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफाइन किए थे, डेराइव किए थे। तो वही है, ये फर्स्ट प्रिंसिपल वाली लिमिट ही है जो अब कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के लिए डिफाइन की गई है। करेक्ट। इसका एक दूसरा प्रेजेंटेशन भी होता था, हम इसको ऐसे भी लिखते थे, लिमिट लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0 f z प्लस डेल्टा z minus fz, or you can say z0 if we are talking the differentiability of fz at z equals to z0 divided by delta z। तो हम कहते थे कि if this limit exists finitely then the value of this limit is the derivative of fz at z0। करेक्ट। तो ये वही डेफिनेशन है डिफरेंशिएबिलिटी की। तो इससे आपको समझ में आया होगा कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है। रिक्वायरमेंट क्या है कि द फंक्शन शुड बी डिफाइंड इन सम नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट, देन इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट्स फाइनाइटली वी कैन से दैट द फंक्शन fz इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट z इक्वल्स टू z0 and the value of this limit is the derivative of fz at z0। राइट। चलिए अब दूसरी बात, हम आगे चलते हैं सीआर इक्वेशंस की तरफ। अब सीआर इक्वेशंस के बारे में बात करते हैं। सीआर इक्वेशंस एक्चुअली सीआर एब्रिविएशन है कॉची रीमन। मैंने यहां लिखा है कॉची रीमन, दो मैथमेटिशियंस थे जिन्होंने इन इक्वेशंस को डेवलप किया, इसीलिए इन इक्वेशंस का नाम कॉची रीमन इक्वेशंस या इन शॉर्ट सीआर इक्वेशंस कहते हैं। ये होती क्या है पहले इसके बारे में समझते हैं। मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन fz है, तो उसको u(xy) प्लस i vxy के तरह से लिखा जा सकता है। ये हमने लास्ट वीडियो में बताया था, u और v की टर्म्स में इसको लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर ये पता चलता है कि u और v दोनों ही xy के फंक्शन हैं, तो इनके पार्शियल डेरिवेटिव ux, uy, vx और vy निकाले जा सकते हैं। राइट।
तो इन चार पार्शियल डेरिवेटिव्स के जो आपस में रिलेशंस होते हैं उन्हीं को हम सीआर इक्वेशंस कहते हैं और कॉची-रीमन इक्वेशंस कहते हैं। करेक्ट। चलिए अब इनको डेराइव कैसे करते हैं उसको समझते हैं। मान लीजिए कोई एफ जेड फंक्शन है जो कि किसी पॉइंट z0 पर डिफरेंशिएबल है, राइट। तो अभी जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी डिफरेंशिएबिलिटी की, उस डेफिनेशन को अगर मैं अप्लाई करूं तो आई विल से दैट एफ डैश z0 is equal to limit delta z tending to 0 fz0 plus delta z minus fz0 divided by delta z। ये किसकी डेफिनेशन है जो हमने अभी डिफरेंशिएबिलिटी में पढ़ी थी। मान लीजिए जो z0 पॉइंट है वो है x0 प्लस iy0 और डेल्टा z है डेल्टा x प्लस i डेल्टा। तो अगर मैं ये सारी वैल्यूज u और v की हेल्प से यहां सब्स्टिट्यूट करूं तो ये फंक्शन कुछ इस तरह ब्रेक हो जाएगा। पहले fz0 प्लस डेल्टा z की वैल्यू, इसकी हेल्प से x0 प्लस डेल्टा x, y0 प्लस डेल्टा y और फिर v में वही वैल्यू माइनस fz0 की वैल्यू यानी x0 y0 और x0 y0 पर ही v की भी वैल्यू, करेक्ट, डिवाइडेड बाय डेल्टा z। डेल्टा z कितना, डेल्टा x प्लस i डेल्टा y। इजी है, आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने कुछ नहीं किया, पहले मैंने f को u प्लस v माना और u प्लस v में ये x0 और डेल्टा x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, राइट। अब आगे अगर मैं इस पहले वाले इस लिमिट को दो पार्ट में ब्रेक करूं, कैसे, पहले मैंने इसका u वाला पार्ट लिया और यहां से भी u वाला पार्ट लिया। तो ये मैंने लिखा लिमिट डेल्टा x प्लस i डेल्टा y, दिस इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ डेल्टा z, करेक्ट। इसके बाद ये u के दोनों फंक्शंस डिवाइडेड बाय दिस। फिर दूसरा मैंने लिया कि ये जो v वाले फंक्शन थे इनको कंसीडर किया, दोनों में से i कॉमन आ रहा है, यहां बाहर लिखा लिमिट और ये वाला फंक्शन v का लिख दिया, यानी u वाली टर्म्स अलग लिखी है, v वाले टर्म्स अलग लिखी है। हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि हम ये जानते हैं कि लिमिट ऑफ सम इज द सम ऑफ लिमिट। अगर दो फंक्शन के सम की लिमिट हम निकाल रहे हैं तो दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द लिमिट्स ऑफ द फंक्शंस जिनको हम अलग अलग कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, राइट। तो मेरे पास ये एक रिलेशन बन गया f डैश जीरो की, ये f डैश z0 की वैल्यू आ गई। अब इसके लिए इस इक्वेशन को मैं दो तरीके से सॉल्व करता हूं। पहला, मैं ये मानता हूं कि व्हेन डेल्टा y इज इक्वल टू 0, तो अगर डेल्टा y 0 होगा तो ये जो डेल्टा x प्लस i डेल्टा y लिमिट है, इसमें डेल्टा y को 0 पुट करेंगे तो सिर्फ क्या रह जाएगा, डेल्टा x टेंडिंग टू 0। तो मैंने यहां पर इसको सब्स्टिट्यूट किया तो ये बचा डेल्टा x टेंडिंग टू 0 और इस पूरी इक्वेशन में जहां जहां डेल्टा y था उसको 0 पुट कर दिया। तो यहां से डेल्टा y 0 हो जाएगा, फिर यहां से भी डेल्टा y 0 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय यहां से भी डेल्टा y, दोनों में से 0 हो जाएगा। तो कुछ इस तरह की इक्वेशन मेरे पास आ जाएगी, जिसमें से जो पहली इक्वेशन है ये पहला पार्ट u वाला, अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हैं इस पार्ट को, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर कि x0 प्लस डेल्टा x, x0 में चेंज हुआ, y0 कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं हो रहा है, यहां भी y0 यहां भी y0, डिवाइडेड बाय डेल्टा x एंड डेल्टा x टेंडिंग टू 0। तो ध्यान से आप समझेंगे तो ये किसकी डेफिनेशन है, ये है पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक। और किसका पार्शियल डिफरेंशियल, u का विद रिस्पेक्ट टू x, क्यों, क्योंकि सिर्फ x में ही चेंज हो रहा है, y कांस्टेंट है। इसका मतलब है क्या है, ये है पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। सिमिलरली v में भी ऐसा ही हो रहा है कि x0 is changing from x0 plus delta x to x0, but y0 is constant throughout this limit, so it will be the derivative of v, or you can say partial derivative of v with respect to x। तो मैंने इसको del u upon del x और इसको I del v upon del x सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब दूसरा, इस इक्वेशन 1 में मैं फिर से अगर इस बार डेल्टा x को 0 मान लो तो डेल्टा x प्लस i डेल्टा y क्या रह जाएगा, सिर्फ डेल्टा y टेंडिंग टू 0। तो लिमिट डेल्टा y टेंडिंग टू 0 और इस पूरे इक्वेशन में जहां जहां डेल्टा x था इस बार उसको 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो अब आप ध्यान से देखेंगे तो u में y 0 में चेंज हो रहा है, x कांस्टेंट है, यानी ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y है। और चूंकि डिवीजन में i डेल्टा y है, दोनों में क्या था, डेल्टा x प्लस i डेल्टा y, डेल्टा x अगर 0 हो गया तो क्या बचेगा, i डेल्टा y। तो ये 1 अपॉन i यहां पर एज इट इज रहा। जो सेकंड पार्ट है वहां पर है, यहां भी v में y0 चेंज हो रहा है, x0 कांस्टेंट है,
यानी ये भी v का पार्शियल डिफरेंशियल है विद रिस्पेक्ट टू y, और इसमें i से i कैंसिल हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरह की फॉर्म में आ जाएगा। अब चूंकि डिवीजन में i है, अगर मैं इसको ऊपर लाना चाहूं तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसमें ऊपर माइनस आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। किससे? माइनस आई स्क्वायर से। क्यों? क्योंकि आई स्क्वायर कितना होता है? माइनस वन होता है, तो माइनस आई स्क्वायर कितना हो जाएगा? प्लस वन। करेक्ट। तो इस प्लस वन को मैंने माइनस आई स्क्वायर लिख लिया है, तो आई से एक आई कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस आई यहां बच जाएगा। ठीक। तो इस तरह से मेरे पास एफ डैश जेड जीरो की दो वैल्यूज आ गई, एक ये वैल्यू और दूसरी जो ऊपर मैंने यहां निकाली थी इक्वेशन 2 में। ये दोनों ही कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में लिखी हुई है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन की फॉर्म में लिखी हुई है। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, चूंकि दोनों ही एफ डैश जेड जीरो की वैल्यू है, तो डेफिनेटली इक्वल होंगे। इक्वल है तो अगर मैं कंपेयर करूं तो रियल पार्ट विल बी इक्वल टू रियल पार्ट, जिसको मैंने यहां लिखा है डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, एंड इमेजिनरी पार्ट दैट इज माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल एक्स, जो कि क्या हो गया? इसका इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर किया गया। तो इस तरह से मेरे पास दो रिलेशन बने, किसमें? ux uy vx v माइन। u का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x विल बी इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y, डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। तो ux इज इक्वल टू vy और uy इज इक्वल टू माइनस vx, ये मैंने इसको सिंपल नोटिफिकेशंस में लिख दिया। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आया होगा कि सीआर इक्वेशंस क्या होती हैं। सीआर इक्वेशंस u और v के जो पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं उनके ही बीच का एक रिलेशन। अब इन सीआर इक्वेशंस पर डिपेंड चार इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जिनको भी समझना जरूरी है। मैं उनको एक एक करके आपको समझाता हूं। सबसे पहला, नोट यह है कि इफ एफ जेड इज डिफरेंशिएबल देन इट विल satisfy CR इक्वेशंस। ठीक। आपने यहां देखा भी है कि मैंने जो CR इक्वेशंस निकाली है वो किसकी हेल्प से निकाली है? डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन यूज करके ही निकाली है। तो इट विल बी क्वाइट सिंपल टू से कि अगर एफ जेड डिफरेंशिएबल है तो वो क्या होगा? CR इक्वेशन को डेफिनेटली सेटिस्फाई करेगा। दूसरी बात, अगर आपको एफ डैश जेड जीरो निकालना है यानी डेरिवेटिव निकालना है, तो आप चाहे तो ये इक्वेशन 2 या इक्वेशन 3 इन दोनों की हेल्प लेकर एफ डैश जेड जीरो की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग सेकेंड और थर्ड। यानी आपको एफ डैश जेड जीरो निकालने के लिए ये पूरा लिमिट वाला फंक्शन यूज करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और v का भी विद रिस्पेक्ट टू x निकालिए, दोनों को इस तरह सम कीजिए i के साथ, तो क्या मिल जाएगा आपको? एफ डैश जेड जीरो मिल जाएगा। ये भी हमें किसकी हेल्प से हुआ ये पॉसिबल? सीआर इक्वेशन की हेल्प से पॉसिबल हुआ। तीसरी बात, जो सीआर इक्वेशंस हैं ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। सीआर इक्वेशंस are not sufficient conditions for differentiation। इसका मतलब क्या हो? हमने आपको ये कहा कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो क्या होगा? सीआर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, यानी सीआर इक्वेशंस इज द नेसेसिटी ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। लेकिन अगर इसका उल्टा कहें कि अगर कोई फंक्शन सीआर इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या वो डिफरेंशिएबल होगा? ऐसा नहीं है। वही हमने कहा कि ये जो कंडीशंस है वो सफिशिएंट नहीं है डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। यानी अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इट डजंट मीन कि वो सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही। इट मे बी कि वो करे और इट मे नॉट बी, राइट। तो फिर
अगर ऐसा है तो वो सफिशिएंट कंडीशन कब होगी? बिल्कुल हो सकती है, अगर हम इसमें कुछ एडिट कर दें, थोड़ा सा बढ़ा दें, तो ये कंडीशन सफिशिएंट भी हो जाएगी। कब होगी? फोर्थ, मान लीजिए कोई फंक्शन fz है जो कि z0 पर डिफाइंड है एंड सेटिस्फाइज CR इक्वेशंस। यहां पर डिफाइंड है z0 पर और CR इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। इसके बाद मैं अगर इसमें एक चीज और ऐड कर दूं, वो कंडीशन क्या है जो मैं ऐड कर रहा हूं जो इसको सफिशिएंट बनाएगी कि ऑल पार्शियल डेरिवेटिव्स, कौन से पार्शियल डेरिवेटिव्स? u और v के जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, दैट इज ux uy vx vy आर कंटिन्यूअस। करेक्ट। तो अगर ऐसा होता है, ये कंडीशन इसमें ऐड हो जाती है, तो दिस इंप्लाइज f डैश z0 विल एग्जिस्ट, यानी जो फंक्शन है वो z0 पर डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो आप इन चार नोट्स को बहुत ध्यान से समझिए, ये चार नोट बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आगे जाने के लिए। पहला मैंने बताया कि अगर fz डिफरेंशिएबल है तो CR इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। अगर दूसरे तरीके से इसको पढ़ा जाए कि अगर फंक्शन CR इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है और पार्शियल डेरिवेटिव्स कंटिन्यूअस होते हैं, कौन से ऑर्डर के? हम सिर्फ यहाँ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स की बात कर रहे हैं, करेक्ट। वो कंटिन्यूअस होते हैं तो फंक्शन क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएबल हो जाएगा। हमने कहा कि अगर f डैश z0 की वैल्यू निकालनी है तो इन जो दो हमने प्रेजेंटेशन यहाँ पे लिखी है f डैश z0 की, उसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। और CR इक्वेशंस अपने आप में सफिशिएंट नहीं किसी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। चलिए अब आज का लास्ट जो टॉपिक है एनालिटिक फंक्शन, उसकी बात करते हैं। एक्चुअली एनालिटिक फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबिलिटी का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है। एनालिटिक तो एक्सटेंडेड वर्जन कैसे है कि मान लीजिए इफ fz is not only differentiable at z0 but at all points of some neighborhood of z0। मतलब जो फंक्शन एफ जेड है वो डिफरेंशिएबल सिर्फ z0 पर ही नहीं, बट इसका जो क्या होगा, एक नेबरहुड होगा z0 का, उसके सभी पॉइंट्स पर भी डिफरेंशिएबल हो, तो हम कहते हैं दिस इंप्लाइज एफ जेड विल बी एनालिटिक एट z0। तब ये फंक्शन z0 पर एनालिटिक होगा। तो ध्यान से समझिए कि डिफरेंशिएबिलिटी और एनालिटिसिटी में डिफरेंस क्या है। डिफरेंशिएबिलिटी किसी पॉइंट पर काम करती है कि मान लीजिए किसी पॉइंट पर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, हम उसको चेक करके बता सकते हैं। लेकिन एनालिटिसिटी क्या कहती है कि वो फंक्शन उस पॉइंट पर ही नहीं, उसके जो नेबरहुड है उसमें भी, उसके सभी पॉइंट्स पर भी क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तब हम उस फंक्शन को क्या कहते हैं? एनालिटिक फंक्शन कहते हैं, राइट। तो अगर मैं अब किसी डोमेन में बात करूं कि कोई फंक्शन किसी डोमेन में कब एनालिटिक होगा, वो तब होगा इफ इट इज एनालिटिक एट ऑल पॉइंट्स ऑफ डोमेन। अगर वो उस डोमेन के सभी पॉइंट्स पर एनालिटिक है तो हम कहते हैं कि वो उस पूरे डोमेन में एनालिटिक होगा। तीसरी बात, एक इसमें और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है जिसको यहां लिखना जरूरी है। एक पर्टिकुलर फंक्शन के बारे में लिखना जरूरी है जिसको हम एंटायर फंक्शन कहते हैं, ठीक है। आप इस वर्ड को याद रखिएगा, एंटायर फंक्शन। एंटायर वर्ड से ही थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन क्लियर हो रही है। एक ऐसा फंक्शन जो पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक होता है, हम उसे एंटायर फंक्शन कहते हैं, राइट। तो विच इज एनालिटिक एट एंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन। अगर पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में वो एनालिटिक है तो हम उसे एंटायर फंक्शन
कहते हैं। ये एनालिटिसिटी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हम कमिंग वीडियोस में और पढ़ेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज और इस पर डिपेंड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फिलहाल बस जाते जाते इस वीडियो को खत्म करते हुए मैं एनालिटिक फंक्शन के सिनोनिम्स और बता दे रहा हूं कि कई बार एनालिटिक फंक्शन ही नहीं, इसके दो नाम और भी लिखे जा सकते हैं। एक होता है होलोमॉर्फिक, राइट, होलोमॉर्फिक फंक्शन से, या रेगुलर। ये दो जो नेम है ये भी एनालिटिक फंक्शन के ही नेम होते हैं। कई बार कुछ राइटर्स इसको होलोमॉर्फिक फंक्शन भी कहते हैं और कुछ लोग इसको रेगुलर फंक्शन भी कहते हैं। करेक्ट। सो आज हमने जो टॉपिक्स कवर किए वो डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन, सीआर इक्वेशंस और एनालिटिक फंक्शंस। ये तीनों डेफिनेशंस या कहिए तीनों टॉपिक्स कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन के एक पिलर्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। इसके बेस पे हम कमिंग वीडियोस में इस इन फंक्शंस की प्रॉपर्टीज और इन पर डिपेंड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगती है जरूर शेयर कीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमसे जरूर पूछिए, वी विल ट्राई टू सॉल्व इट। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।